सुंदर वन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू और अपनी सास के साथ रहा करती थी। पीलू और बबलू एक छोटी सी जमीन पर सब्जी उगाया करते थे और फिर बबलू उन सब्जियों को बाजार ले जाकर बेचता था। एक दिन पीलू चिड़िया अपनी सास के साथ सब्जियां तोड़ने के लिए गई थी। अरे वाह बहू, इस साल तो सब्जी की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ माँ जी, मैंने और इन्होंने बहुत मेहनत की है, तब जाकर ऐसी फसल हुई है। इस बार इतनी सब्जी हुई है कि इन्हें बेचकर हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। ये सुनकर उसकी सास बहुत खुश होती है। चल पीलू, जल्दी से हम सब्जियों को तोड़ लेते हैं, पता नहीं कब बारिश हो जाए। सास और बहू जब सब्जियां तोड़ रही होती हैं, तो बहुत जोर से बारिश होने लगती है। माँ जी जल्दी चलिए, बहुत जोर की बारिश होगी। बहुत जोर की बारिश हो रही है। हाँ बहू जल्दी चल, बारिश तेज हो रही है, हम नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे, भीगेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। जब बारिश रुक जाएगी तब आकर बची हुई सब्जियों को तोड़ लेंगे। घर आकर वो दोनों बारिश रुकने का इंतजार करने लगती हैं। इस बारिश को भी अभी आना था, अगर बारिश नहीं रुकी तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसी अशुभ बात मत कर बहू, चल जा अब तू भोजन बना, बबलू आता ही होगा। सुबह से रात हो जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती और थोड़ी देर बाद बबलू भी सब्जी बेचकर घर वापस आ जाता है। आप और पीलू सब्जियां तोड़ने गई थी, सारी सब्जियां तोड़ ली ना? कम से कम इस बारिश में वो सब्जियां खराब तो नहीं होंगी? अरे कहाँ बेटा, जैसे ही हम सब्जी तोड़ने लगे बहुत जोर की बारिश होने लगी, पूरी सब्जियां हम नहीं तोड़ पाए। हे भगवान, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो कल मैं क्या बेचने जाऊंगा? इतनी बारिश में तो सारी सब्जियां सड़ जाएंगी। बेटा अब चिंता करने से क्या होगा, जो किस्मत में लिखा है वही होगा, उसे कौन बदल सकता है। माँ जी सही कह रही है, आप खाना खाकर सो जाइए, कल की कल देखेंगे। लेकिन बारिश रुकती नहीं, अगले दिन भी मूसलाधार बारिश होती है और उनका खेत पानी से भर जाता है। इस तरह से बबलू की सब्जी की दुकान बंद हो जाती है। ये सब देखकर कालू कौआ मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। कालू बबलू का पड़ोसी था। वो बबलू की दुकान के बगल में ही अपनी सब्जी का ठेला लगाता था। अरे बबलू, ऐसा क्या हुआ जो तूने सब्जी बेचना बंद कर दिया? क्या बताऊं, मेरी सारी सब्जियां बारिश के कारण खराब हो गई। इस तरह बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। देखिए जी, हमारे खेत में अभी भी पानी भरा हुआ है, क्यों ना हम तरबूज के कुछ बीज पानी में डाल दें। तरबूज को पानी चाहिए होता है, हमारे खेत में पानी वैसे भी भरा हुआ है और वैसे भी आजकल बाजार में तरबूज की बहुत डिमांड है। भगवान की दया से अगर हमारी तरबूज की फसल हो गई तो हमारी सब्जियों के नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन पीलू, तरबूज उगाने के लिए हमारे पास तरबूज के बीज भी तो होने चाहिए और हमारे पास तो तरबूज के बीज हैं ही नहीं। उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ जी, मेरे पास बहुत सारे तरबूज के बीज हैं। ये देखिए मेरे पास कितने सारे तरबूज के बीज हैं। दोनों सास बहुएं अपने खेत में तरबूज के बीज बिखेर देते हैं और जल्द ही उनके यहाँ तरबूज उग आते हैं और कुछ दिनों बाद वे तरबूज पक जाते हैं। पीलू उन पके हुए तरबूजों को तोड़ लेती है और ये लीजिए जी, पके हुए लाल मीठे तरबूज, इन्हें ले जाकर आप अपनी दुकान में बेच दीजिए। देखना आज आपकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बंटी तरबूज लेकर अपनी दुकान चला जाता है और बंटी के तरबूज धड़ाधड़ बिकने लगते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरे तरबूज बिक जाते हैं। बबलू खुशी खुशी घर वापस आता है। देखो माँ, मुझे तरबूज बेचकर कितना मुनाफा हुआ। इन पैसों पर सिर्फ बहू का अधिकार है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। बबलू वो पैसा पीलू को दे देता है। अब पीलू और बबलू अपने खेत में तरबूज की फसल उगाने लगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। बहुत साल पहले पीलू चिड़िया अपने पति बंटी के साथ एक पेड़ पर खुशी खुशी रहती थी। एक दिन उस पेड़ की जड़ के पास एक सांप रहने लगा। वो वहाँ पर बिल बना के रहता था और जब भी पीलू चिड़िया अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर जाती थी तो वो सांप उन अंडों को खा जाता था। इस परेशानी के कारण पीलू अपने पति से कहती है, बंटी जी मैं सांप से बहुत परेशान हो गई हूँ, वो जब देखो हमारे अंडे खा जाता है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? बंटी कहता है, पीलू मैं क्या करूँ, वो सांप बहुत ही ताकतवर है, हम उसके सामने मजबूर हैं, हम उसका सामना नहीं कर सकते। पीलू कहती है, तो फिर क्या करें, क्या हम अपने अंडों का उस शिकार होने दे? मैं ऐसा होते नहीं देख सकती हूँ, ऐसे तो फिर हमारे कभी बच्चे हो ही नहीं पाएंगे। तुम्हें
पता है मुझे कितना दर्द होता है अपने बच्चों को खोने का। चलो एक काम करते हैं, हम इस जंगल को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चलते हैं। इस पर उसका पति कहता है, तुम सही कह रही हो, अब ये ही एक आखिरी रास्ता है जिससे हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। पीलू और बंटी जंगल से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी कालू कौवा वहाँ पर आता है। कालू कहता है, पीलू बहन, बंटी भाई, तुम लोग बड़े परेशान लग रहे हो, आखिर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो, क्या हुआ, मुझे अपनी परेशानी बताओ। पीलू कहती है, कालू भैया क्या बताऊं, जहाँ जिस पेड़ में हम रहते हैं उस पेड़ के नीचे एक सांप आ गया है और वो हमारे अंडों को खा जाता है। हम लोग बहुत परेशान हैं, उसका सामना भी नहीं कर सकते, हम उससे बहुत परेशान हैं, वो बहुत ताकतवर है। कालू कहता है, पीलू बहन, हर परेशानी का हल भागना नहीं होता है, अगर आप लोग उतने ताकतवर नहीं हैं तो उसे दिमाग से हराने की सोचिए। मैं एक प्लान बताता हूँ, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कालू कौवा पीलू और बंटी को प्लान बताता है। दोनों कालू कौवे का प्लान सुनकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन पीलू चिड़िया रानी के महल में जाती है। वहाँ वो रानी का एक खूबसूरत हार चुराकर भागने लगती है। रानी ये देख लेती है और वो अपने सिपाहियों को आवाज लगाती है, सैनिकों, वो देखो, वो चिड़िया मेरा बेशकीमती हार चुरा के लेके जा रही है, वो तुम्हारे राजा ने मुझे तोहफे में दिया था, जाओ उसको तुरंत पकड़ के लाओ। सैनिक भाला लेकर पीलू चिड़िया का पीछा करने लगते हैं। पीलू चिड़िया देखती है कि सैनिक उसके पीछे भाला लेकर आ रहे हैं। वो अपने पेड़ के पास पहुंचती है और उस रानी के बेशकीमती हार को सांप के बिल में डाल देती है। सिपाही भाले के डंडे से हार निकालने की कोशिश करते हैं और उस गड्ढे में डालते हैं। इससे सांप परेशान होकर बाहर आता है। सांप कहता है, अरे कौन है जो मुझे तंग कर रहा है, कौन है जो मुझे डंडा मार रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। सांप को देखकर सिपाही सांप पर भाले से हमला करते हैं। सांप वहीं पर मर जाता है। इस तरह पीलू और बंटी अब हंसी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद पीलू को बहुत सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं। पीलू बहुत शान से उनका जन्मदिन मनाती है और कालू कौवे को बहुत अच्छा सा केक बनाकर खिलाती है। बहुत समय पहले नंदन वन में पीलू और लवली नाम की दो बहनें रहा करती थी। समय बीतने पर दोनों बहनें बड़ी हो गई और लवली की शादी एक अमीर पक्षी से होती है और पीलू की शादी एक गरीब पक्षी से होती है। शादी के कुछ महीनों बाद लवली अपनी बहन पीलू से मिलने के लिए आती है। पीलू उसको देखकर खुश हो जाती है। आओ दीदी, तुमने अपने आने की कोई खबर नहीं दी, अगर तुम बताती तो मैं बबलू को लेने के लिए भेज देती। पीलू, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी हवाई मोटर में आई हूँ, चल जल्दी से एसी ऑन कर, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पीलू कहती है, दीदी मेरे यहाँ एसी नहीं है और पंखा भी अभी नहीं चल रहा है क्योंकि सुबह से लाइट नहीं है, मैं आपको हाथ से ही हवा कर देती हूँ। पीलू, तुझे तो पता है मैं कितनी अमीर हूँ, मेरे हर कमरे में एसी लगा हुआ है, तेरी इतनी औकात कहाँ कि तू एसी खरीद सके, ये पैसे ले और एसी अपने घर में लगवा ले। पीलू कहती है, दीदी आप ये क्या कह रही हैं, हम लोगों को एसी की कोई जरूरत नहीं है। लवली कहती है, पीलू मैं तो सोची थी कि मैं तेरे घर 4 दिन रुकूंगी, लेकिन अब लगता है मैं एक दिन भी यहाँ नहीं रह पाऊंगी, इस गर्मी में तो मेरा दम ही घुट जाएगा, शाम को मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगी। पीलू कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी दीदी। पीलू उसे खाना खिलाने के लिए किचन में लेके जाती है। चलो दीदी अब खाना खा लो। लवली किचन में देखती है कि उसे जमीन में खाना परोसा गया है तो वो कहती है, पीलू तुझे पता तो है मैं डाइनिंग टेबल में ही खाना खाती हूँ, मैं जमीन पे बैठ के खाना नहीं खाती, मेरे घर बड़ी सी डाइनिंग टेबल है, तू मेरे कभी घर आना और डाइनिंग टेबल पर खाना खा कर देखना, कितना मजा आता है डाइनिंग टेबल में खाना खाने का। पीलू, मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जाती, तू कहे तो तेरे जीजा जी से बबलू जी के लिए उनके ही ऑफिस में बात करूं मैं, वहाँ ऊपरी कमाई बहुत होती है, जल्दी तू भी मेरी तरह अमीर हो जाएगी। नहीं दीदी, हम लोगों के लिए ईमानदारी की 2 सूखी रोटियां ही अच्छी है, हमें ऊपरी कमाई नहीं चाहिए। पीलू की बात सुनकर लवली हैरान हो जाती है और वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। कहती है, पीलू मुझे तेरी यही बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी सोचना, क्योंकि मैं तेरे भले के लिए कह रही थी, ठंडे दिमाग से सोचना, फिर मुझे बताना, मैं तेरे जीजा जी से तेरे पति के काम के लिए बात करूंगी। इतना कहकर लवली अपने हवाई मोटर में बैठकर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और उसके बाद पीलू चिड़िया के पति का प्रमोशन हो जाता है, उसकी आमदनी बढ़ जाती है। अब पीलू को कोई भी चीज की कमी नहीं थी,
कंपनी की तरफ से उन्हें एक शानदार घर भी मिलता है और एक हवाई मोटर भी मिलती है। पीलू खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लवली का पति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। उनका बंगला, हवाई मोटर, एसी सब जब्त हो जाते हैं। इस बात का पता जब पीलू को चलता है तो वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है। अपनी बहन से मिलकर पीलू कहती है, दीदी, जीजा जी की इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो। तुमने जीजा जी को कभी भी गलत काम करने से मना नहीं किया। तुम्हारे सर पर तो अमीरी का भूत सवार था। लवली कहती है, पीलू मुझे माफ कर दे, मैं लालच में आकर सही गलत का फर्क करना भूल गई थी। तू किसी तरह मेरे पति को छुड़ाने में मेरी मदद कर। दीदी आप चिंता मत करो, मैं अपने पति से जीजा जी को छुड़वाने में मदद करूंगी। तब तक तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ रहो। अब तो मेरे घर में एसी भी लग चुका है, तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी। लवली कहती है, पीलू मजाक छोड़ो, अब मुझे गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से मैं और मेरे पति ईमानदारी का जीवन जिएंगे। कुछ दिनों बाद पीलू चिड़िया के पति की मदद से लवली चिड़िया का पति जेल से रिहा हो जाता है। अब वे दोनों ईमानदारी की जिंदगी बिताने लगते हैं। नंदनवन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहती थी। बबलू कबूतर बहुत ही आलसी था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। घर का खर्च चलाने के लिए पीलू चिड़िया पड़ोसियों के यहाँ कुछ काम कर लिया करती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और पीलू चिड़िया को 2 बच्चे होते हैं। पीलू चिड़िया परेशान हो जाती है। वो सोचती है, हे भगवान, अब तो 2 बच्चे हो गए हैं, मैं घर का खर्च कैसे चलाऊंगी? मेरा पति आलसी और निकम्मा है, इससे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बबलू कबूतर आलसी का आलसी ही रहता है। पीलू चिड़िया उस पर एक दिन जोर से चिल्लाती है, अरे कैसे पति हो, तुम्हें हमारा कुछ ख्याल नहीं? अरे मेरा ख्याल नहीं तो कम से कम बच्चों का तो सोचो, कुछ काम करो, उनके भविष्य के बारे में कुछ सोचो। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी दूसरे पक्षियों की तरह आराम से जिंदगी गुजारे? तुम्हें कुछ तो शर्म आनी चाहिए। बबलू कबूतर गुस्से से उठता है और कहता है, अरे कमबख्त, मुझे चैन से सोने दे, जब देखो चिक चिक करती रहती है। क्या मैं नहीं करता तेरे बच्चों की देखभाल? मैंने नहीं कहा था तुझे बच्चे पैदा करने के लिए, तूने पैदा करी है, तू ही उन्हें संभाल। मैं अब तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं चला। ऐसा बोलकर बबलू कबूतर घर छोड़कर चला जाता है और पीलू चिड़िया उसे देखती रह जाती है। वो सोचती है, अच्छा हुआ खुद ही चला गया, घर में रहकर भी इससे कोई मदद नहीं होने वाली थी। पीलू अपने बच्चों को देखते हुए कहती है, मैं अपने बच्चों को बहुत सारी खुशियाँ दूंगी, मैं अपने बच्चों को अपने जैसा दुखी जीवन नहीं दूंगी। क्या हुआ, इनका बाप अगर भाग गया है तो मैं इन्हें माँ और बाप का प्यार दूंगी। इस तरह समय बीतने पर बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और एक बार बारिश का मौसम आता है। बारिश बहुत दिनों तक लगातार होती है। क्या करूं, ये बारिश तो लगातार हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, कहर बनकर बरस रही है। बारिश के कारण मैं काम पर भी नहीं जा पा रही और घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे रखूं? तभी उसके पास उसका छोटा बेटा आता है। वो कहता है, माँ मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना बेटा, थोड़ी देर रुक, मैं पड़ोस की कबूतरी से कुछ मांग लाऊंगी, तब तक तू थोड़ा पानी पी के अपना पेट भर ले। नहीं माँ, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो, मैं मजबूर हूँ बेटा, इतनी बारिश में बाहर कैसे जाऊँ मैं? तभी उसका बड़ा बेटा रोने लगता है। दोनों बच्चों की हालत देखकर पीलू चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है और कहती है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। पीलू चिड़िया पास वाली सुंदरी कबूतरी के पास जाती है और उसे बुलाती है, सुंदरी, ओ सुंदरी बहन, थोड़ा बाहर तो आओ। बहन मुझे थोड़ा अनाज दे दो, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। इतनी बारिश में तुम्हें तुम्हारी मदद नहीं कर सकती पीलू चिड़िया, अब तुम यहाँ से चली जाओ। पीलू चिड़िया निराश होकर अपनी एक अमीर सहेली के घर जाती है। टिल्लू बहन, मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं, मुझे कुछ अनाज दे दो, तुम्हारे पास तो पैसे भी हैं। ये लो पीलू, 1 बोरी अनाज, इससे तुम्हारा कुछ दिन तक काम चल जाएगा। अब जल्दी जाओ और जाकर अपने बच्चों को भोजन कराओ, वे भूखे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, तुमने सच्ची सहेली होने का फर्ज अदा किया है। पीलू अनाज की बोरी लेके अपने घोंसले की तरफ उड़ के जाती है। वो दोनों बच्चों को खाने के लिए अनाज देती है। वो दोनों बच्चे भोजन करके सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है। फिर पीलू चिड़िया खुशी खुशी काम पे जाती है और मेहनत करती है। मेहनत करके वो काफी धन जमा कर लेती है, जिससे वो अपनी सहेली का उधार भी चुका देती है और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करती है। इस तरह पीलू चिड़िया अपने दोनों बच्चों का जीवन सुधारने में सफल होती है। एक होशियार तोता है जो किसी भी जानवर की आवाज निकाल सकता है। पीलू हमेशा खुश रहने वाला बहादुर चिड़िया है जो लोगों की मदद करने से पीछे नहीं रहता। ये दोनों एक बार जंगल में सैर करने के लिए निकले। दोनों दोस्त अलग अलग पेड़ों से मीठे फल खाकर मजे कर रहे थे। चप मजा आ गया। जंगल में उड़ते उड़ते वे लोग रास्ता भटक जाते हैं। ननकू पीलू से बोलता है, ये लगता है उस पेड़ के पीछे से कोई रास्ता होगा। वो दोनों उड़ के उस पेड़ के पीछे जाते हैं।
लेकिन और घने जंगल में पहुंच जाते हैं। पीलू बोलता है, अरे ये कहाँ ले आया तू? अरे तू डर मत, मैं हूँ ना। अरे यार तू है, इसी बात का तो डर है। अब तो प्यास भी लगने लगी है। वो देख, एक तालाब है, वहाँ पानी पी लेते हैं। मैं नहीं जा रहा वहाँ पानी पीने। अरे अभी तो तू बोल रहा था ना कि डर मत, अब तो खुद ही डर रहा है। चल। पीलू ननकू का हाथ पकड़कर उसको तालाब की तरफ लेके जाता है। वो लोग पानी पीते हैं और अपना मुंह धोते हैं। तभी ननकू को सामने झाड़ी में कुछ हलचल दिखती है। पीलू, वो देख, वहाँ झाड़ी में वो झाड़ी हिल रही है। लगता है कोई बाज है। चल भागते हैं। वो दोनों बहुत जोर से वहाँ से भाग जाते हैं। ननकू, अरे ये तो बाज ही है, क्या मुसीबत है। और वो लोग जल्दी से एक घने पेड़ में छुप जाते हैं। बाज उसी पेड़ के पास पहुँच जाता है। पीलू ननकू से कहता है, ननकू इससे बचने का एक ही तरीका है। क्या? तू शेर की आवाज निकाल। पर ये डरेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं डरेगा, शेर से सब डरते हैं। जल्दी कर। ठीक है। ननकू हिम्मत करके जोर से शेर की तरह दहाड़ता है और बाज डर जाता है। वो इधर उधर देखता है और वहाँ से तुरंत उड़ जाता है। हे भगवान, शुक्र है। ननकू और पीलू जंगल में आगे बढ़ते हैं और उन्हें जंगल के बीच में एक छोटा सा घर जैसा दिखता है। अरे यार वो देख, ये छोटा घर जैसा है। यहाँ जंगल के बीच में घर कौन बनाएगा? कुछ गड़बड़ है, जल्दी निकल यहाँ से। तभी वहाँ बहुत से कौवों की आवाज आती है। दोनों दोस्त तुरंत ही घनी झाड़ी में छुप जाते हैं। कौवों का झुंड डाकुओं का झुंड है। सरदार कौवा अपने एक डाकू से कहता है, छलिया जा, जल्दी से गिनती करके आ। छलिया कौवा एक पेड़ के पास जाता है और उसकी जड़ के पास हाथ से मिट्टी हटाता है और वहाँ से एक कार्ड निकालता है। वो कार्ड उस छोटे से घर में बने एक खांचे में डालता है और उस घर का दरवाजा खुल जाता है। छलिया अंदर जाता है। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। छलिया बाहर आता है और अपने सरदार से कहता है, सरदार 5 है अंदर। ठीक है, चलो अब जल्दी। छलिया वापस से कार्ड को मिट्टी से ढक देता है। डाकू कौवों का झुंड वहाँ से चला जाता है। पीलू ननकू को कहता है, लगता है अंदर खजाना है, अंदर जाके देखते हैं। ना बाबा, मैं नहीं जा रहा। डाकू वापस आ गए तो ठीक है, तू यही रुक, मैं अंदर जाता हूँ। तू यही बाहर रुक कर डाकुओं पर नजर रखना। ठीक है। पीलू कार्ड खांचे में डालता है और दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर चला जाता है। ननकू कार्ड को निकालकर फिर से मिट्टी से ढक देता है और जल्दी से छुप जाता है। घर के अंदर पीलू को कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक सीढ़ी जमीन से नीचे जाते दिखाई देती है। ये सीढ़ी। पीलू सीढ़ी से नीचे पहुंचता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारी चिड़ियाएं सुरंग खोद रही हैं। वो सब बहुत दुखी हैं और डरी हुई हैं। उनमें से एक मजदूर चिड़िया उसे देख लेता है। ओह डाकू, आप फिर से आ गए। मैं डाकू नहीं हूँ, पर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ डाकुओं के लिए सुरंग खोद रहे हैं जो सीधे राजा के खजाने की तरफ जाएगी। ओह, मैं आप सबको यहाँ से निकालूंगा। डाकू बहुत खतरनाक है, वो हम सबको मार देंगे। तभी बाहर डाकू वापस आ जाते हैं। ये देखकर ननकू घबरा जाता है। अरे नहीं, अब तो पीलू पकड़ा जाएगा और डाकू उसे मार देंगे। क्या करूं, क्या करूं? छलिया जाके दरवाजा खोल, अब मैं अंदर जाऊंगा। छलिया कार्ड निकालने के लिए आगे बढ़ता है। आइडिया। ननकू जोर जोर से शेर की तरह दहाड़ता है। शेर की दहाड़ सुनकर डाकू डर जाते हैं। छलिया सरदार से कहता है, सरदार शेर आ रहा है। अरे ये शेर कहाँ से आ गया? चलो रात में आते हैं। ननकू की दहाड़ से वो सब भाग जाते हैं। ननकू तुरंत मिट्टी में से कार्ड निकालकर दरवाजा खोलता है और उसको पीलू के साथ मजदूर चिड़ियाएं दिखाई देती है। दोनों दोस्त गले मिलते हैं। रात होती है और डाकू कौवों का झुंड वहाँ फिर से आता है। इस बार जैसे ही छलिया दरवाजा खोलता है, अंदर से पुलिस वाले निकलते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। बाकी डाकुओं को झाड़ियों में छुपे पुलिस पकड़ लेते हैं। अगली सुबह, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, खजाना चोरी होने से बचाया और 5 लोगों की जान भी बचाई। ये लो तुम दोनों का इनाम। पुलिस उन्हें इनाम देती है और ननकू और पीलू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। एक जंगल में एक हरा भरा आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर संगीत नाम की एक कोयल रहती थी। उसने बहुत सुंदर घोंसला बनाया हुआ था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ वो रहती थी। छोटे होने के कारण वो बच्चे अभी उड़ना सीख ही रहे थे, तो संगीत उनके लिए खुद वो खाना ढूंढ कर लाकर अपनी चोंच से प्यार से खिलाती थी। एक दिन जोरों शोरों से बरसात शुरू हो गई। बिजली गरज रही है, बारिश हो रही है। तभी संगीत के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी।
माँ भूख लगी है माँ। अरे बच्चों, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। देखते ही देखते बच्चे जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे। एक बच्चे को देख के दूसरा बच्चा रोने लगा। माँ मुझे भी भूख लग रही है माँ, कुछ ना कुछ तो दो ना। संगीत को बहुत चिंता हुई। अपने बच्चों को रोते हुए संगीत को नहीं देखा जा रहा था। वह उन सबको चुप कराने की कोशिश कर रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे। माँ देखो ना, कल का कुछ भी हो चलेगा, मैं खा लूंगी। इस बात से संगीत उदास होने लगी, क्योंकि घर में कुछ नहीं था। संगीत सोच में पड़ गई। अरे इतनी जोर बारिश हो रही है, मैं खाना कहाँ से लाऊंगी? मगर मैं खाना नहीं लाई तो बच्चों को भूखा शांत कैसे कर पाऊंगी? ऐसे मन में अपने हिसाब किताब लगा रही है और सोच रही है। काफी सोचने के बाद संगीत ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर आ पहुंची। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल, दाल, फल, सब्जी सब सूखने के लिए आंगन में रखा हुआ था। कोयल ने उसको देखा। अरे यहाँ पे तो काफी सारा भोजन है, मैं अपने बच्चों को जरूर पेट भर खिला सकती हूँ। यह सोचते हुए बच्चों के लिए अपने मुंह में संगीत ने ढेर सारा चावल लिया और पैरों से एक फल भी ले लिया और झटपट वहाँ से उड़ गई। भीगी भागी सी जैसे ही वो घोंसले में पहुँचती है तो सभी बच्चे एक साथ पूछते हैं, माँ आप भीग गए हो? माँ मुझे ना भूख नहीं है, आप बरसात में मत जाओ। बच्चों की बात सुनते हुए संगीत की आंखों में भी पानी आ जाता है और अपने पंख को झटकाते हुए बोलती है, अरे मैं माँ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आपका पेट भर जाए, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? ऐसे कहते हुए सभी बच्चों को प्यार से अपने मुंह में जो दाना लाई थी उसको खिलाती है और फल भी काट काट के वो भी देती है। फल और दाने खा के बच्चों का पेट भर गया। वह सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। संसार में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं है। अपनी जान विपत्ति में डालकर भी माँ अपने बच्चों की पेट भरती है और उसकी भलाई चाहती है। बच्चे खुश तो माँ भी खुश। ऐसे संगीत और बच्चे बहुत खुशी खुशी से बरसात का मजा लिया।